तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी 20i + 25j - 12k सडनली ब्रेक्स इनटू टू पीसेस हुज मासेस आर इन द रेशियो 1:5। तो यहाँ पे मासेस का रेशियो कितना है, 1:5 है। द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद द वेलोसिटी ऑफ दिस मच, द वेलोसिटी ऑफ लार्जर पीस। मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये दो छोटे टुकड़ों में टूट रहा है। ठीक है भाई, जब ये दो टुकड़ों में टूट रहा है तो एक की जो वेलोसिटी है वो हमको दी गई है। हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है भाई, अब यहां पे इसके पास ऑलरेडी एक इनिशियल वेलोसिटी है, जो ये ऑब्जेक्ट जो टूटा दो टुकड़ों में, इसके पास ऑलरेडी एक इनिशियल वेलोसिटी है, और ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यह यहां पे। तो चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज इसका जो मास है वो क्या है, हमारे पास m है, मान लेते हैं क्योंकि दिया नहीं है। ठीक है भाई, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है सर ये v = 20i + 25j - 12k। ठीक है भाई, ये हमारे इसकी वेलोसिटी हो गई। अब ये जब टूटा दो टुकड़ों में तो इन दोनों टुकड़े का मास कितना होगा, सर वो तो दिया नहीं है, लेकिन इनका रेशियो दिया 1:5। तो पहले क्या इनका मास निकाल लें, चलो निकाल लेते हैं। लेट्स सपोज इसका जो मास होगा ये हमारे पास x है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 5x। अब हमको पता है कि ये दोनों टुकड़े जो टूटे हैं, ये दोनों कहां से टूटे हैं, ये दोनों टूटे हैं हमारे कैपिटल M से। तो x + 5x इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल सम कितना आएगा, मास m के बराबर। क्लियर है ये बात। अब यहां पे 6x = कितना आ गया, m। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, m/6। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये मास आ गया किसका, पहले पार्टिकल का, और दूसरे वाले पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 × x, जो कि होगा 5m/6। ठीक है भाई, मासेस में मिल गए। अब उन्होंने दिया है कि यहाँ पे वेलोसिटी, छोटे वाला पार्टिकल गया, द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद द वेलोसिटी। तो छोटे वाले पार्टिकल का मास कितना है, 100i + 35j + 8k, और जो बड़ा वाला मास है इसका क्या होगा, वेलोसिटी हमें नहीं पता। तो जल्दी से अभी इसको निकाल लेते हैं हम। तो सबसे पहले क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लेते हैं क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा पार्टिकल का वही फाइनल मोमेंटम होगा दो टुकड़ों में टूटने के बाद। सर इनिशियल मोमेंटम मतलब इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी। ये किसके बराबर होगा, मोमेंटम पहले पार्टिकल का इनटू वेलोसिटी पहले पार्टिकल की, फिर मास पहले पार्टिकल का इनटू वेलोसिटी पहले पार्टिकल की, फिर मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल और मास ऑफ सेकंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल। ये नेट मोमेंटम होगा। ठीक है ना, क्योंकि टूटने से पहले तो वो एक था, और जब एक था तब तो m × v होगा, टूटने के बाद वो दो बन गए। सही है ना, तो दो बन गए तो दोनों के इंडिविजुअल मोमेंटम्स हो गए P1 और P2, और P1 क्या है, m1v1, और P2 क्या है, m2v2। ठीक है, तो जो हमको यहाँ पे मिला है हम वही यहाँ पे पुट कर देते हैं। मास कितना है हमारे पास, कैपिटल M, और वेलोसिटी यहाँ पुट कर देते हैं m × वेलोसिटी आ गया हमारे पास 20i + 25j एंड -12k। ठीक है भाई, और राइट साइड में m1 पहले वाले का मास कितना होगा, m/6, वेलोसिटी पहले वाले की सर गिवन है कितनी है, 100i + 35j और +8k। ठीक है भाई, और m2 हो जाएगा सर 5m, यहां पे प्लस है बीच में, 5m/6, और v2 सर हमें पता नहीं, वही तो हमको निकालना है। चलो बढ़िया, पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दें, बिल्कुल कर दो सर, सब में कॉमन है। तो ये m कट गया, ये m कट गया, और ये m कट गया। बड़े आगे, तो यहां हमारे पास बच गया 20i + 25j - 12k, और ये किसके बराबर है सर, ये बराबर हो जाएगा, इधर देखो 6 कॉमन है तो 1/6 सर कॉमन ले लो, ये बच जाएगा 100i + 35j + 8k, और मैं यहां पे एक ब्रैकेट बड़ा सा लगा देता हूं, +5v2। ठीक है भाई, और इस 6 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं। जब 6 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो 6 × 12 20 120, और ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, 6 × 150 j कैप, एंड 12 × 6 = 72 k कैप। क्लियर है, और राइट साइड में क्या बच गया हमारे पास, 100i 35j और 8k। ठीक है भाई, +5v2। तो यहां से अब 100i और उसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 20i कैप, माइनस करने पे 150 - 35। सो 150 - 35 कितना बचेगा हमारे पास, नियरली 115 j कैप, और -72 और -8 -80 k कैप, और राइट साइड में कौन बच गया, 5v2।
5 को ले जाते हैं लेफ्ट साइड और डिवाइड कर देते हैं। सब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको वेक्टर मिल जाएगा 5 4 ज़ा 20 एंड 5 23 ज़ा एंड 5 16 ज़ा। ये आ गई वेलोसिटी किसकी, हेवियर मास की। देख लेते हैं कोई ऑप्शन में है हमारे पास ये या नहीं। तो ये है हमारे पास, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है सर? अगला सवाल कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट सडनली ब्रेक्स ऑन इट्स ओन इनटू 3 फ्रेगमेंट। एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है 5m है और वो टूट जाता है 3 टुकड़ों में। 3 फ्रेगमेंट मतलब 3 टुकड़े हैं, ठीक है ना, 3 पीसेस बोल दो आप। 2 फ्रेगमेंट्स मतलब 2 पीस जिनका मास m है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं एक दूसरे के। बिल्कुल सही। तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस कितनी होगी? वाह वाह वाह, हमको एनर्जी रिलीज पूछा है यहाँ पे। तो एनर्जी रिलीज के लिए हमको टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। सही है, पर सर टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको तीनों की स्पीड पता होनी चाहिए। आपको तो सिर्फ 2 की स्पीड पता है, वो है v, और वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास है कितना 5m, और क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि वो रेस्ट में है इनिशियली। अगर वो रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अब सर ये 3 टुकड़ों में टूटा है, 1 2 और 3। ठीक है, अब सर आपने तीसरा बड़ा क्यों बनाया? बिकॉज क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 फ्रेगमेंट जो है उनका मास m है, तो दोनों को m बोल देते हैं। अब बचा हुआ मास जो है वो तीसरे के पास जाएगा, कितना? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो होगा। m और m 2m और 5m में से कितना बचा? 3m। तो टोटल हमारा तीनों ऐड करते ही 5m आ रहा है। बिल्कुल सही। अब ये बोल रहा है कि जिनका मास m है वो दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर जा रहे हैं। तो अगर ये वाला ऐसे जा रहा है वेलोसिटी v से, तो पहला वाला ऐसे जा रहा है विद वेलोसिटी v। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप तो पहले वाले को भी v ऐसे बोल सकते हो और दूसरे वाले को भी ऐसे बोल सकते हो। बिल्कुल, आप अपने हिसाब से कोई भी कॉम्बिनेशन लगा लो, लेकिन ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगे सेम वेलोसिटी से। फिर से पढ़ लेते हैं वो लाइन, 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ मास m ईच मूव अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड v। ठीक है, एनर्जी रिलीज निकालनी। तो सबसे पहले हमको क्या है, इनकी एनर्जी तो पता है, हाफ mv स्क्वायर, राइट। तीसरी की एनर्जी निकालने के लिए हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा और वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, लिख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि किसी भी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम हमेशा फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। तो हम यहां पे लिख देते हैं P इनिशियल बराबर P फाइनल। P इनिशियल सर, जब ये पार्टिकल की बात हो रही थी, ये जब टूटा तब इस पार्टिकल के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो ये 0 है क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम में सर 3 पार्टिकल हैं, तो पहले वाले पार्टिकल का मास इंटू वेलोसिटी, दूसरे वाले पार्टिकल का मास इंटू वेलोसिटी, तीसरे वाले पार्टिकल का मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, v1 v2 v3। तो यहां लिख देता हूं v1 v2 और v3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। 3 पार्टिकल में टूटा है, तीनों के इंडिविजुअल मोमेंटम ये हो जाएंगे। ठीक है सर, अब v1 क्या है? v है। v2 क्या है? v है। पर थोड़ा सा यहां पे आपको कॉन्सेप्चुअली रिच रहना पड़ेगा कि यहां पे पहला पार्टिकल अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है तो मान लेते हैं ये आई कैप है। आई कैप मतलब हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। ठीक है, आपने पहले वाले को ही क्यों किया? क्या फर्क पड़ेगा, दोनों का मास सेम है और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आप दूसरे वाले को ले लो, क्या फर्क पड़ेगा? तो v j कैप। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई और यहां 3m v3 आ गया। v3 का हमको वैल्यू नहीं पता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये आई कैप और जे कैप क्यों बताया? क्योंकि आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ, जे कैप वाई एक्सिस की तरफ। मैं अज्यूम कर रहा हूं दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। सर अगर मैं डायरेक्शन ना लिख के सीधे mv प्लस mv कर दूं तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सीधी सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी है वही मोमेंटम। ठीक है ना, जहां वेक्टर्स आएंगे आपको उनका डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो अब यहां पे क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। आई कैप वैसे ही लेना है आई कैप। ठीक है ना, रिजल्टेंट डायरेक्टली सेम डायरेक्शन में जाए। क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में है तब थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो यहां पे 0 इक्वल टू ये आ जाएगा, m से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को। बिल्कुल कर दो सर। तो ये m कैंसिल, ये m कैंसिल और ये m कैंसिल। ये आ जाएगा हमारे पास v i कैप, ये आ जाएगा हमारे पास v j कैप और ये हो जाएगा हमारे पास 3v3। करेक्ट, और vi और vj को उधर ले जाते तो ये माइनस vi और ये माइनस vj
और ये हो जाएगा हमारे पास 3v3। तो हमको वेलोसिटी निकालनी तीसरे पार्टिकल की, वो क्या हो जाएगी माइनस वी आई कैप माइनस वी जे कैप होल डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया हमारे पास v3 किसका, तीसरे पार्टिकल का। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से इसमें। अब अगर ये तीसरे के वेलोसिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें, बिल्कुल निकाल देते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि हमको वैसे भी वेलोसिटी का स्क्वायर निकालना किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये हो जाएगा रूट अंडर v/3 का स्क्वायर, v²/9 प्लस v²/9। तो ये हो जाएगा कितना, √2v/3। जब सॉल्व करो v²/9 प्लस v²/9, सर मेरे को ऐड करना नहीं आता। अगर आपको ऐड करना नहीं आता इसको एप्पल मान लो, 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल 2 एप्पल्स, राइट। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके चलो दिखा देता हूँ। तो v²/9, एक एप्पल यहाँ पे है, एक एप्पल यहाँ पे है, तो 2 एप्पल हो जाएंगे। क्या होगा, 2 नहीं होगा, 2 एप्पल होंगे। तो एप्पल किसको माना है, v²/9 को। तो अब जब रूट करेंगे तो ये √2 हो गया, v² का v हो गया, 9 का 3 हो गया। तो ये आ गई हमारी तीसरे पार्टिकल की वेलोसिटी। अब हमको वेलोसिटीज मिल चुकी हैं तो एनर्जी निकाल देते हैं। तो टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ ऑल द 3 काइनेटिक एनर्जीज, बिकॉज तीनों मोशन में है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी सेकंड पार्टिकल की, प्लस काइनेटिक एनर्जी थर्ड पार्टिकल की। अब काइनेटिक एनर्जी सर फर्स्ट पार्टिकल की हाफ mv²। सर यहाँ आई कैप नहीं लोगे, अरे एनर्जी स्केलर याद आया, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, हाफ mv²। और यहां पे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हाफ m, अरे सर m नहीं है 3m है, क्योंकि तीसरा पार्टिकल का मास 3m है, टोटल मास 5m है, ठीक है, इनटू इसका स्क्वायर कर देते हैं, हो जाएगा 2v²/9। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाफ mv² और हाफ mv², सर आधी एप्पल और आधी एप्पल, सर पूरी एप्पल, सो ये हो जाएगा mv² प्लस, अब 2 से यहां पे 2 कैंसिल कर देते हैं हम, और ये 3 3 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 ऑफ एन एप्पल, करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 + 1 4/3 mv²। देख लेते हैं हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। सो 4/3 mv² टोटल एनर्जी आ गई सिस्टम की, ठीक है, ये है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u collides with another body of mass 2m at rest. The collision is head-on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding particle. देखो, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा, आपको फाइनल वेलोसिटीज निकालनी पड़ेगी, फाइनल वेलोसिटी निकाल के फिर काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में रखना पड़ेगा, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में रखने के बाद उनके बाद उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और फाइंड द रेशियो निकालना पड़ेगा। वो एक थोड़ा सा लेंथी मेथड है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, और हमारे पास टाइम इतना होता कहाँ है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला ही हम यूज कर लेते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या बोलता है कि फ्रैक्शनल ऑफ kinetic energy lost that will be delta k by k। delta k क्या है, चेंज इन kinetic energy, और k क्या है, ओरिजिनल kinetic energy, ठीक है ना। तो इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं कि कितना चेंज हुआ अपॉन कितना था ओरिजिनली, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, ये जो बराबर होगा ये होगा हमारा 1 - m1 - m2 होल डिवाइडेड बाई m1 + m2, इसका स्क्वायर, ठीक है ना, इसका स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इसका जल्दी से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो यहां पे ये हो जाएगा 1 - आपको ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है अगर शॉर्टकट करना है, नहीं तो ट्रेडिशनल तरीके से करना है तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। सो 1 - m1 - m2, ठीक है भाई। m1 ले लेते हैं हम 4m, m2 कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 2m, होल डिवाइडेड बाई 4m + 2m, इसका होल स्क्वायर, ठीक है भाई। और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 4m - 2m, सर 2m, 4m + 2m, सर 6m, m से m कट गया, बिल्कुल। तो यहां पे ये दे देगा हमको 1 - m से m कट गया, कैंसिल कर देते हैं, और 2/6 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9। सो 1 - 1/9 हमारा आंसर आ गया 8/9 डायरेक्ट, ठीक है ना। सो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये डायरेक्ट हमारा 8/9 आ गया, क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है हमारा अगला, अ मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास 4m। चलो भाई, एक ब्लॉक है हमारे पास इधर m मूविंग ब्लॉक, और ये किसी स्पीड से जा रहा है और ये टकरा रहा है दूसरे, इसको ब्लॉक बनाओ सर्कल, चलो हम बॉल की तरह बना लेते हैं, ठीक है। ये 4m हो गया हमारे पास,
द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है भाई, लाइटर मींस ये m की बात हो रही है, वो रेस्ट में आ रहा है, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी, इसको v1, इसको u1 बोल देते हैं, इसको u2 जो है हमारा स्टेशनरी है तो u2 0 हो गया, और v1 टकराने के बाद जो v1 है हमारा ये 0 आ रहा है एज पर द क्वेश्चन। ओके, coming rest to after collision when the initial velocity of lighter block is v, चलो u1 हमारे पास v है, then value of coefficient of restitution डायरेक्ट निकालना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं। ठीक है भाई, तो हमारे पास u1 कितना दिया है v, और u2 कितना दिया है 0, और v1 कितना दिया है 0। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलेगा कि भाई मास इंटू वेलोसिटी पहले वाले की प्लस मास इंटू m1 u1 प्लस m2 u2, ये बराबर किसके हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर है ये बात? चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं जल्दी से। तो m1 कितना है सर, m है, u1 कितना है सर, v है, m2 सर 4m है, और u2 0 है तो 0 कर देते हैं आप। m1 v1 ये भी 0 हो गया, प्लस m2 सर, m2 तो 4m है, और v2 सर हमें नहीं पता, v2 लिख देते हैं यहाँ पे। तो v2 की वेलोसिटी निकाल लें तो mv इक्वल्स टू 4m v2, m से m कट गया, v2 की वैल्यू कितनी आ गई सर, वेलोसिटी आ गई v/4। चलो बहुत बढ़िया है। अब हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने बताया था क्या होता है, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होल डिवाइडेड बाय relative velocity of approach, relative velocity of approach। सही बात है, तो देख लेते हैं यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा सर, सेपरेशन मतलब टकराने के बाद की वेलोसिटी, तो v2 माइनस v1 कर ले, और अप्रोच में u1 माइनस u2। ठीक है ना, u1 माइनस u2 कर लेते हैं। क्लियर है बात? अब यहां पे हमारे पास v2 माइनस v1, v2 कितना है सर, 1/4 है v का, v/4 माइनस 0, u1 कितना है सर, u1 हमारे पास है v माइनस 0। करेक्ट सर, यहाँ पे नीचे u1 माइनस u2, ऑब्वियसली u1 जो है आपका ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके तो रिलेटिव वेलोसिटी इतनी होगी और वो कोलिजन होगा, तो ये हो जाएगा 1/4। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना आ गया, 0.25। दैट्स योर ई वैल्यू। देख लेते हैं कोई ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन बी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड एंड माइनस 0.3 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली कोलाइड इलास्टिकली इन वन डायमेंशन, द वेलोसिटीज ऑफ बी एंड ए आफ्टर कोलिजन। अरे भाई, इलास्टिक कोलिजन है और वन डायमेंशन है, तो इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू क्या होती है सर, ई की वैल्यू होती है 1, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है 1, और अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है भाई, तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास b और a का पूछा है, तो b की स्पीड हो जाएगी a की स्पीड जो कि है 0.5, और a की स्पीड हो जाएगी b की स्पीड विच इज माइनस 0.3। वो दोनों एक दूसरे से वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेते हैं, ये हमने किया है क्वेश्चन थियोरी में। ठीक है ना, तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन कह रहा है यहां पे अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। ठीक है भाई, ये लिख लेते हैं डेटा ताकि आगे चल के काम आएगा। मास ऑफ बुलेट कितना है हमारे पास, 10 ग्राम है, तो यहीं पे 10 × 10⁻³ kg कर देते हैं, बाद में काम नहीं आएगा, बाद में काम आएगा, भूल गए तो क्या पता, है ना। मूविंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी बुलेट की कितनी है भाई सर, ये है 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। चलो भाई, मास ऑफ ब्लॉक ये थोड़ा कैपिटल में लिख देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो, मास ऑफ ब्लॉक, बिकॉज यहाँ पे भी BL लिख देते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 kg, विच इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ स्ट्रिंग का कितना है 5 मीटर है। चलो देखते हैं, सिचुएशन ऐसा है कि ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ से एक स्ट्रिंग बना देते हैं ये सीधी। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के नीचे एक ब्लॉक है। ठीक है भाई, ये ब्लॉक है और यहाँ से हमारे पास एक बुलेट आ रही है। ठीक है भाई, एक बुलेट आ रही है यहाँ से। अब ये बुलेट आके क्या करती है, इसको हिट करती है, किसको, इस ब्लॉक को। ठीक है, आगे क्या होता पढ़ते हैं,
एज अ रिजल्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक इज फाउंड टू राइज वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस को हाइट बोल देते हैं, कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 पे कन्वर्ट कर देते हैं ना, बाकी बाद में भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये ब्लॉक को जब हिट करती है तो ये ब्लॉक आ जाता है कहीं यहां पे। ठीक है, ये हाइट अचीव कर लेता है 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, 0.1 मीटर इतने हाइट पे आ जाती है। ठीक है, ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप बुलेट को हिट करोगे इस पे तो ये ब्लॉक ऊपर चला जाएगा 0.1 मीटर। द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस आउट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ब्लॉक। ओके, हिट करने के बाद जब आगे गई तो स्पीड कितनी बची बुलेट के पास। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि एक बुलेट है वो आके हिट कर रही है इस ब्लॉक को, उसकी वजह से ये ब्लॉक जो है ऊपर चला जाता है, कितना 0.1 मीटर। पर हिट करने के बाद बुलेट के पास कितनी स्पीड होगी, यही क्वेश्चन बोल रहा है। बिल्कुल, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है यहां पे। तो सबसे पहले हम लोग लगा देते हैं यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, क्या बोलता है मैकेनिकल एनर्जी कि बोला सर इसको अगर आप ए पॉइंट मान रहे हो और इसको पॉइंट बी मान रहे हो तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ठीक है, तो ध्यान से समझना, काइनेटिक एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं हम, सर ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी ए पे प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की ए पे किसके बराबर होगी, सर काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की बी पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की बी पे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की ए पे, सर ब्लॉक तो इनिशियली रेस्ट पे था, सही बात है कि नहीं था, इनिशियली रेस्ट पे तो था, हाँ कि नहीं था सर, रेस्ट पे होता अगर इनिशियली तो ये ऊपर कैसे जाता, ऊपर तो कब गया जब बुलेट ने हिट किया। सो बुलेट के हिट करने के बाद ए पे इसके पास कुछ स्पीड आई, बिल्कुल आई थी। ठीक है भाई, अब ए के पास इस बुलेट की स्पीड जो है वो बेसिकली गई, इसको वो स्पीड किसके पास आई, इस ब्लॉक के पास आई। ठीक है ना, इनिशियली यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, सर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, वो बोल सकते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वो 0 नहीं है, क्योंकि अगर नहीं 0 होती काइनेटिक एनर्जी तो ये ऊपर उठता ही नहीं, सीधी सी बात है। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ मास ऑफ ब्लॉक, हम ऐसे ही लिख देते हैं m एंड वेलोसिटी एट a का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट b। देखो सीधी सी बात है, जब वो ऊपर उठ गया तो ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है ना सर, ऐसे कैसे बोल सकते हो, अरे भाई अगर वहां पे जाके ये रुकेगा नहीं तो इसका मतलब इसको और ऊपर जाना चाहिए था ना, ये वहां जाके रुक रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की बी पे 0 हो रही है। और यू बी पोटेंशियल एनर्जी, सर अब हाइट आ गई है इसके पास mgh, मैं यहाँ पे इसको कैपिटल एम ही कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कैपिटल। मैं फिर से ये सिनेरियो रिपीट कर देता हूँ, ये सिनेरियो है बुलेट के हिट करने के बाद। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि आप बुलेट के हिट करने से पहले वाली सिचुएशन सोच रहे हो कि यार ब्लॉक तो रुका हुआ है, सर ने काइनेटिक एनर्जी क्यों ले ली ए पे। ठीक है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। तो VA तब है जब हिट कर चुका है, तब इतनी स्पीड बुलेट ने इसको दे दी। ठीक है भाई, और इस स्पीड की वजह से ये B पे गया, तो m से m काट देते हैं, VA वेलोसिटी एट A विल बी इक्वल टू कितना आ गया 2gh, यहाँ पे m से m कट गया दोनों साइड, और √2gh कर देते हैं इसको, तो यहाँ से 2 हटा के इसको अंडर रूट कर देता हूँ। तो ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाता है, 2 इंटू g को 10 मान ले, बिल्कुल मान लेते हैं। ठीक है, h को 0.1, तो ये आ गया हमारे पास कितना, √2 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट ने इसको स्पीड दी है, बहुत क्रूशियल स्पीड है भाई, ये इंपॉर्टेंट स्पीड है। ठीक है, ओके ना। बुलेट की इनिशियल स्पीड कितनी है, सर बुलेट जो है विद द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, बुलेट की इनिशियल स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें, तो कोलिजन है, तो कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सर ये इनिशियल मोमेंटम किसका, बुलेट का मोमेंटम, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक इनटू यू लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, यू, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। टकराने के बाद मास ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक
इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। बहुत अच्छे। तो MBUB इनिशियल मोमेंटम बुलेट का, ये सेकंड पार्ट इनिशियल मोमेंटम ब्लॉक का, ये वाला पार्ट यहां पे ये आ जाएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट, और लास्ट वाला फाइनल मोमेंटम ऑफ ब्लॉक। अब थोड़ा सोचो यहां पे फिर से, बिफोर द कोलिजन टेक्स प्लेस, मतलब कि बुलेट के टकराने से पहले क्या ब्लॉक के पास कोई स्पीड थी? नहीं सर। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा, गायब कर देते हैं इसको। MB मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? चलो देख लेते हैं सर। मास ऑफ बुलेट दिया हुआ 10 × 10⁻³ लिख देते हैं, 10 × 10⁻³ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट सर 400 मीटर पर सेकेंड है क्वेश्चन में। बहुत अच्छे। MB मास ऑफ बुलेट सर 10 × 10⁻³ फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट सर वही तो निकालनी है हमको क्वेश्चन में। मास ऑफ ब्लॉक सर 2 किलो है, और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सर, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अभी जस्ट आपने निकाली है √2 टकराने के बाद। सही बात है, क्योंकि वेलोसिटी एट A कितनी थी? यही तो कॉन्सेप्ट था इधर। ठीक है, अब चलो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻², या ये डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं ना, 10⁻² और 400, ये 4 बच गया, इक्वल टू 10⁻³ हियर इंटू VB प्लस 2√2, तो उसको उधर ले जाते हैं -2√2, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से यहाँ पे। तो 4 माइनस इसको √2 को 1.4 ले लेते हैं, 1.41 होता है ना, ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ वेलोसिटी ऑफ बुलेट टकराने के बाद, और ये हो जाएगा कितना? 2.8, सो 4 - 2.8 होल डिवाइडेड बाई 10 × 10⁻³ इक्वल टू VB। कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 1.2 × 10⁻² इक्वल टू VB, और ये हो जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड हो गई है बुलेट की, क्योंकि इसने कुछ स्पीड ब्लॉक को दे दी है। 120 करेक्ट आंसर है। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करके देख लेना पूरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 particles A and B move with constant velocity v1 and v2. At the initial moment, their position vectors are r1 and r2 respectively. The condition for the particle A and B of their collision is, देखो भाई हमारे पास क्या हो रहा है कि 2 पार्टिकल्स हैं A और B, चलो बना देते हैं यहाँ पे। ये एक पार्टिकल A है और ये पार्टिकल B है, ठीक है, और दोनों मूव कर रहे हैं भाई। ये मूव कर रहा है v1 से, ये भी मूव कर रहा है v2 से। अब पता नहीं कौन सी ज़्यादा है। देखो v2 अगर बहुत ज़्यादा हुई v1 से तो ये कभी नहीं टकराएंगे, क्योंकि v2 आगे चला जाएगा। सही बात है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी आगे है, और उसकी स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो ये क्यों टकराएंगे भाई, ये चलता जाएगा। तो कंडीशन पहले तो यही हो गई कि भाई v1 को ज़्यादा होना चाहिए v2 से, तभी जाके ये टकराएंगे। ठीक है ना, v1 अगर ज़्यादा हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा हुई, तो ये हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं कि भाई पहले वाला पार्टिकल की वेलोसिटी हैज़ टू बी मोर, तभी जाके दूसरे से टकराएगा। अब ये कब टकराएगा सर? मान लेते हैं ये दोनों आके यहाँ कहीं टकराते हैं, यहाँ दोनों कहीं आके टकराते हैं, और यहाँ पे टाइम है t। ठीक है भाई, तो अगर r1 पहले वाले पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और r2 सेकंड पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, और दोनों t पे जाके मिल रहे हैं, दोनों t पे जाके कोलाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको कंडीशन निकालनी है भाई कोलिजन की। तो देखो भाई, पहला ऑलरेडी इसका इनिशियल लोकेशन r1 है, इसका इनिशियल लोकेशन r2 है, तो ये इसको तो इतना चलना पड़ेगा यहाँ पे जाके कोलाइड करने के लिए, और सेकंड वाले को इतना चलना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये r1 तो ऑलरेडी चल चुका है, प्लस ये जो इतना है, ये कितना है सर? ये है v1 इंटू टाइम t, स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस, इतना ही चला वो, और ये बराबर होना चाहिए r2। इसकी अगर इनिशियल पोजीशन यहां है तो इसको तो कम चलना पड़ेगा, प्लस ये कितना कम चल रहा है? v2 इंटू टी। सर ये टाइम दोनों का बराबर, अरे भाई कोलाइड तभी करेंगे ना जब दोनों एक ही टाइम पे वहां पे होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि टाइम अलग अलग हो, तो कोलिजन कैसे होगा वहां पे? ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग r2 को उधर ले जाते हैं, हो जाएगा r1 माइनस r2 इज इक्वल्स टू v2 t माइनस v1 t। क्लियर है ये बात? और यहाँ से t कॉमन निकाल लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास r1 माइनस r2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, और ये हो जाएगा टाइम t। क्लियर? तो टाइम ऑफ कोलिजन हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे टाइम ऑफ कोलिजन t इक्वल्स टू निकाल देते हैं हम r1 माइनस r2, एक मिनट, r1 माइनस r2 होल डिवाइडेड बाई v2 माइनस v1।
क्लियर है ये बात? ओके, ये हो गया आपके पास टाइम, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास कंडीशन। ओके, अब यहाँ से देखो ये टाइम नहीं पूछ रहा है, ये कंडीशन, टाइम की तो कंडीशन ये आ गई। अगर टाइम की कंडीशन ये आ गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं टी की, वापस पुट कर दो ये अबव इक्वेशन में। तो अबव इक्वेशन में अगर टाइम की वैल्यू पुट करें हम तो R1 माइनस R2 दैट इज द रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द टू विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, V2 माइनस V1 इंटू टाइम t, और t कितना है हमारे पास, R1 माइनस R2 अपॉन V2 माइनस V1। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास R1 माइनस R2, ठीक है, मॉड लगा देते ना क्योंकि टाइम है तो लेट्स पुट अ मॉडुलस फंक्शन हियर। तो ये हो जाएगा अपॉन R1 माइनस R2 और ये हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन V2 माइनस V1 का मॉड, ठीक है भाई। तो ये मॉड हियर, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे बिल्कुल सही। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग एट अ स्पीड v कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर ब्लॉक ऑफ सेम मास m विच इज इनिशियली एट रेस्ट। तो फिर से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है जहां पे एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, m है, एंड स्पीड कितनी है, v है, कोलाइड्स इलास्टिकली थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे दूसरा मास जो है उसका भी कितना मास है, m है, इनिशियली एट रेस्ट, सो u 0 हो गया और ये u है इसका, ठीक है। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट एन एंगल थीटा, चलो भाई मान लेते हैं यहाँ से ये किसी थीटा पे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, ठीक है, और स्पीड कितनी है, v/3। तो हमको सेकंड ब्लॉक की स्पीड निकालनी है, पता नहीं कैसे जाएगा, जहां पे भी जाएगा इसकी स्पीड जो है v2 वो निकालनी है हमको, ठीक है भाई। पहले वाले ब्लॉक की कितनी है, v/3, सेकंड वाले ब्लॉक की निकालनी है हमको भाई स्पीड। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है कि सर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर प्रॉब्लम क्या है, एंगल थीटा, ठीक है ना। तो उस थीटा से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फाइनल आंसर थीटा के टर्म्स में नहीं है, अगर फाइनल आंसर थीटा के टर्म्स में होता तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते, कंपोनेंट स्प्लिट करते, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो भी तो कंजर्व रहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है सर, वो कहता है हाफ m इनिशियल पार्टिकल की स्क्वायर, सो उसकी स्पीड कितनी है, ये डायरेक्टली पुट कर देता हूं v² प्लस हाफ m सेकेंड पार्टिकल का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, ये किसके बराबर होगी, हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर। सर इसको क्यों नहीं तोड़ रहे, अरे भाई एनर्जी स्केलर, ठीक है ना, v/3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m हमको जो स्पीड निकालनी है सेकेंड पार्टिकल का वो। तो पूरी इक्वेशन में क्या चीज कांस्टेंट है, m उड़ा दें और हाफ उड़ा देते हैं, हाफ उड़ गया, हाफ उड़ गया, m उड़ गया, हाफ उड़ गया, m उड़ गया, हाफ उड़ गया। यहाँ क्या बचा सर, v², ये तो 0 ही था, यहाँ क्या बचा v²/9 और ये क्या बच गया प्लस v2 का स्क्वायर। उधर ले जाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा v² माइनस v²/9 इक्वल टू v2²। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, 9 माइनस 1 8 v²/9 दैट इज v2², और v2 कितना आ गया हमारे पास, 2√2 v/3, ये आ गया हमारे पास v2 जब रूट निकालेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना होगा भाई, 2√2 v/3, ऑप्शन ए। चलो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, two spheres A and B of masses m1 and m2 respectively collide. A is at rest and B is moving with the velocity v along x-axis. ठीक है, हमारे पास दो पार्टिकल हैं, एक तो है A और दूसरा है हमारे पास B। पहले वाले का मास m1, दूसरे वाले का मास m2, ठीक है भाई। A रेस्ट पे है तो UA 0 हो गया और दूसरा B जो है वो इसकी स्पीड कितनी हो गई, v, ठीक है। यहां तक तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया, यही क्वेश्चन बोल रहा है। कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन B हैज अ वेलोसिटी v/2, अच्छा v/2 होगी, ठीक है सर। कौन सी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन। अरे यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, ये ओरिजिनल डायरेक्शन को परपेंडिकुलर बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि दूसरे पार्टिकल से परपेंडिकुलर है, ना ना ना,
ओरिजिनल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर। सर ओरिजिनल डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ अप्रोच क्या होती है सर, वो किस लाइन में ये दोनों जा रहे थे, तो ये हो गई वो वाली लाइन जिसके अलॉन्ग ये जा रहे थे, ठीक है। अब अगर ये डायरेक्शन ओरिजिनल डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर में चला जाता है, कौन चला जाता है सर, वो चला जाता है बी। कौन चला जाता है, बी, ठीक है भाई। टकराने के बाद बी जा रहा है, ए नहीं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है सर। और ए का क्या होगा, ए हमें नहीं पता सर, तो ए जब नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि ए कहीं पे भी जा रहा है, किसी भी एंगल पे, ठीक है। ए किसी भी एंगल पे जा रहा है और ये एंगल किसके साथ है सर, ये एंगल होगा थीटा ओरिजिनल डायरेक्शन से, ठीक है भाई। जिनको नहीं समझ में आया फिर से बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो डायरेक्शन बनाया, डायग्राम बनाया, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो व्हाइट लाइन जो है वो लाइन है लाइन ऑफ अप्रोच, दोनों जो है किस डायरेक्शन में जा रहे थे। टकराने के बाद यहां लिख देता हूं आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, पहला वाला पार्टिकल तो यहां कहीं जा रहा है सर, इसको बोल देते हैं m1 और इसकी स्पीड बोल देते हैं va बोल देते हैं ना, नहीं तो बाद में v1 v2 उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां पे ये जा रहा है m2, टकराने के बाद m2 की बात हो रही है ना, आफ्टर कोलिजन b हैज अ वेलोसिटी v2, हाँ तो b को जो है हम m2 बोल देते हैं और इसकी स्पीड कितनी है v/2, ये ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब ये क्योंकि 2 डायमेंशन में है तो हम लोगों को 2 डायमेंशनल, अब क्योंकि हमको थीटा निकालना ना, मास मूव आफ्टर कोलिजन इन द डायरेक्शन, हाँ थीटा का निकालना क्योंकि ऑप्शन भी थीटा के टर्म्स में, तो लगा देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। किस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे x और y का सेपरेटली होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा देखें, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा m1 u1, तो वो तो ua है, m2 u2 जो कि ub है, इक्वल टू m1 v1 जो कि va होगा और m2 v2 जो कि vb होगा, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज है देख लेते हैं। सर पहला वाला पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ क्या हो, तो कहीं नहीं जा रहा था, उसका तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है 0 हो गया। दूसरा वाला पार्टिकल सर v स्पीड से जा रहा था, तो ये हो जाएगा m2v, ठीक है। और सर टकराने के बाद पहला वाला पता नहीं कहां चला गया, थीटा पे, हमें नहीं पता, तो एक्स एक्सिस का हम कैसे निकालेंगे इसकी स्पीड। अरे अगर va इधर है तो इसका x कॉम्पोनेंट क्या होगा सर, वो होगा va कॉस थीटा, कॉम्पोनेंट्स तोड़ना सिखाया है। और वाई एक्सिस क्या होगा सर, वाई एक्सिस होगा वीबी va साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं सर। तो एक्स एक्सिस के अलोंग पहले पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी सर, m1 va कॉस थीटा, ठीक है। हमें नहीं पता va की वैल्यू और ना थीटा की वैल्यू पता है, ठीक है भाई। m2 सर m2 तो है पर vb, अरे कॉस 90, क्योंकि 90 डिग्री पे है ना, तो अगर कोई चीज सीधा सीधा वाई एक्सिस पे जा रहा है तो एक्स एक्सिस पे उसकी स्पीड कितनी होगी सर, 0। चलो बढ़िया। अब यहां से va की वैल्यू, va cos थीटा कितना आ जाएगा सर, va cos थीटा आ जाएगा m2 अपॉन m1 इंटू v। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। मेरे हिसाब से यहां कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं फिर से वाई एक्सिस की तरफ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along y एक्सिस, y एक्सिस की तरफ along y एक्सिस, ठीक है भाई। अब y एक्सिस के along कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है तो सर y एक्सिस की तरफ तो दोनों चल ही नहीं रहे थे इनिशियली, दोनों ही इस व्हाइट लाइन मतलब x एक्सिस की तरफ चल रहे थे। ओके, तो इधर क्या होगा सर, 0, दोनों ही, क्योंकि देखो सर पहला वाला तो रुका हुआ था और दूसरा वाला जो है वो मूव कर रहा था लेकिन वो x एक्सिस की तरफ चल रहा था, ठीक है। फिर से चलते हैं डायग्राम की तरफ। वाई एक्सिस, हाँ सर टकराने के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिर्फ वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है दूसरा वाला, और लेकिन पहले वाले का एक कंपोनेंट भी है सर, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहां पे ये हो जाएगा m2 और वो किस स्पीड से जा रहा है वाई एक्सिस की तरफ, v/2 से, प्लस m1 और वो किस स्पीड से जा रहा है सर, वो जा रहा है va साइन थीटा से। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। तो कंपोनेंट्स आ गए आपके, अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से m2 v2 उधर ले जाते हैं, माइनस m2 v2 v/2
इक्वल्स टू m1 va साइन थीटा, करेक्ट। और va साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से। सर va साइन थीटा हो जाएगा, m2 को m1 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा -m2/m1 v/2। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, लुक एट इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2, 1 में कॉस थीटा है, 2 में साइन थीटा है, va साइन थीटा अपॉन va कॉस थीटा डिवाइड कर देते, तो ये tan थीटा आ जाएगा। डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, tan थीटा कितना आ जाएगा सर? tan थीटा में यहाँ पे m2/m1 m2 कट गया, ये आ गया हमारे पास -1/2, करेक्ट। और थीटा हमारा क्या आ गया सर? थीटा आ गया हमारे पास tan इनवर्स -12। ये किस तरफ है सर? अलोंग x एक्सिस। हमने x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही थीटा निकाला है ना, हमने एज्यूम किया था। देख लेते हैं हमारा आंसर है कि नहीं ऐसा कुछ। सर हाँ, ऑप्शन डी है सर। देखो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, साइन के साथ ऑप्शन सी भी है लेकिन वहाँ +½ है, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है? -½ ठीक है भाई। चलते हैं अगले सवाल की और। क्वेश्चन कह रहा है, अब मास m मूविंग हॉरिजॉन्टली along x axis with a velocity v collides and stick to a mass of 3m moving vertically upward along y axis। ठीक है भाई, with velocity 2v। ठीक है, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन। भाई देखो ये एक इनइलास्टिक कोलिजन है क्योंकि दोनों जो है स्टिक हो रहे हैं साथ में, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे कौन सी चीज कंजर्व रहती है? सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना पड़ेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं। और सर ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने क्या सिखाया? मैंने सिखाया है m1v1 प्लस m2v2 ये बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v। चेक कर लेना नोटबुक में। अब m1 कितना है सर? m है। और वेलोसिटी कितना है सर? वेलोसिटी पहले वाले की v है। और लेकिन सर वो यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग है सर, एक x एक्सिस है एक y एक्सिस है। हाँ सर, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस होता है ना, तब हम क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर्स ले लेते हैं। m2 कितना है सर? m2 यहाँ पे 3m है और सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी सर y एक्सिस की तरफ 2v है, तो 2v इंटू जे कैप। अच्छा, अब क्या करें सर यहाँ? अब यहाँ पे सिंपल सा m1 प्लस m2 लिख दो। m1 कितना है सर? m1 जो है हमारे पास m है और दूसरा m2 सर 3m है और फाइनल वेलोसिटी सर v है। वही तो निकालनी, जल्दी से निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास पूरी इक्वेशन में mvi कैप और ये हो जाएगा 6mvj कैप और ये हो जाएगा हमारे पास 4mv वेक्टर। पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दें? बिल्कुल कट कर दो सर। तो ये यहाँ पे हमारे पास कितना, 4 उधर ले जाओ तो v/4 i कैप प्लस 6/4 3/2 vj कैप। ये आ गया v। थोड़ा ध्यान रखना इस v को उस v से काट मत देना, तो मैं यहाँ पे v फाइनल लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको ये ना लगे कि v और v भी तो कट रहे हैं, ठीक है ना। वो फाइनल वेलोसिटी है। ये आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? बिल्कुल है सर, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉल मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इस बॉल की? 2 मीटर पर सेकंड है। कोलाइड्स हेड ऑन कोलिजन है भाई विद अनदर स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल द मास। मतलब दूसरे वाले बॉल का कितना मास होगा? डबल होगा, ठीक है भाई। इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है तो देन देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन निकालना है हमको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के टर्म्स में, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले दी हुई कंडीशन लिख लेते हैं कि पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है सर, मान ली आपकी बात। और इनिशियल वेलोसिटी सेकंड पार्टिकल की कितनी है सर? वो 0 है, बिल्कुल सही है। और m1 कितना है? m1 को हम m मान लेते हैं। और m2 कितना है हमारे पास? m2 हो जाएगा सर ट्वाइस, क्योंकि वो बोल रहा है डबल द मास, ठीक है भाई, ठीक है। और सर कुछ दिया हुआ? बिल्कुल दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ 0.5, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर लेते हैं हमारे फार्मूला में और डायरेक्ट हम लोग v1 और v2 की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं दोनों की कोलिजन के बाद में, ठीक है। सर फार्मूला क्या है? बिल्कुल सिंपल है। v1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास m1 माइनस e टाइम्स m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस e, ठीक है,
इंटू m2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है ना, ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया। जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और तब आप देख सकते हो कि वो डायरेक्ट वो वाला फार्मूला हो गया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1 होती है, इसलिए वो फार्मूला है। ठीक है ना, अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं है, ई की वैल्यू कुछ और है, उस केस में जनरल फार्मूला यही होता है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी रख देंगे, कितनी दी हुई है सर m, ई की वैल्यू सर 0.5, m2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ m, चलो भाई 2m होल डिवाइडेड बाई m प्लस ट्वाइस ऑफ m, u1 सर 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 1 प्लस 0.5 ब्रैकेट लगा देना, नहीं तो गलती हो जाएगी, 2m होल डिवाइडेड बाई m प्लस 2m इंटू u2, इंटू क्या निकालना हमको, u2 कितनी है, जस्ट 0 है, कोई दिक्कत है नहीं, क्लियर। तो यहां पे जब आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ये 0 करते ही सेकंड टर्म पूरा 0 हो गया, और सर ये 2 इंटू 0.5 ये तो खुद 1 बना रहा है, तो 1 बना रहा है तो 1m m माइनस m, ये पूरा 0 आ गया। सो फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल की 0 आ गई। क्लियर है ये बात। चलो भाई, ऐसे कैसे हम फार्मूला लिख देते हैं, किसके लिए, v2 के लिए। तो सर जो v2 का हमारा फार्मूला था हमने किया था, उसमें बस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ही तो लिखना है एक्स्ट्रा, 1 प्लस e इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस em1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। कोई दिक्कत नहीं है सर। आप पुट कर देते वैल्यूज, तो यहां पे ये हो जाएगा 1 प्लस 0.5 और मास पहले पार्टिकल की सर m माना है आपने, और m प्लस 2m हो गया, है डबल है मास। इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल की, सर फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ इंटू 2 हो जाएगा। सेकेंड m2 2m माइनस 0.5 m होल डिवाइडेड बाई m प्लस 2m, और इनिशियल वेलोसिटी सेकंड पार्टिकल की सर 0 है, क्वेश्चन में दिया है u2 0 है। ठीक है, तो सेकंड टर्म पूरा ही 0 हो गया। सॉल्व कर लें फर्स्ट टर्म को, ये हो जाएगा 1.5 m डिवाइडेड बाई 3m इंटू 2, m से m काट दो, चलो भाई कट कर देते हैं m से m, तो m से m कट करने पे 1.5 और 3 ये कितना आ जाएगा 2, 1/2। ठीक है, अरे ये बाहर 2 है, मैंने m क्यों लिख दिया, ये 2 है, तो ये हो जाएगा 3/3 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये हमारा v2 आ गया। तो v1 तो 0 है और v2 हमारा कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। 0 और 1 ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है एन एक्सप्लोजन ब्लोज अ रॉकेट इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है भाई, 2 पार्ट्स गो ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, दीज 2 आर 1 kg, first part moving with velocity 12 meter per second and 2 kg second part moving with velocity 8 meter per second. If the third part flies off with a velocity of 4 meter per second, its mass would be कितना। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक एक्सप्लोजन है जो एक्सप्लोजिव है, बेसिकली वो क्या कर रहा है, रॉक को, ठीक है ना, तोड़ रहा है, मतलब कोई भी एक पत्थर है उसको तोड़ रहा है, किसमें 3 टुकड़ों में। ठीक है भाई, तो अगर पत्थर को 3 टुकड़ों में तोड़ रहा है, उसमें से 2 जो टुकड़े हैं वो राइट एंगल पे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, वही बेसिक कॉन्सेप्ट अपना यूज करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट, कि भाई हमारा नेट लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो इनिशियल मोमेंटम पी किसके बराबर होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम पी एफ के। अब जब रॉक टूटा तो इनिशियली उसके पास मोमेंटम क्या होगा, पहले वो चल तो नहीं रहा था, ऐसा कुछ बोला गया नहीं है, तो 0 है। अब जब वो टुकड़ों में टूटा तो पहला वाला जो है वो कितने केजी का है, 1 kg का, और किस स्पीड से चल रहा है, सर ये 12 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। लेकिन किस तरफ चल रहा है, सर ये चल रहा है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है भाई, तो दूसरा वाला सर दूसरा वाई एक्सिस की तरफ मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू, क्योंकि बोला है ना परपेंडिकुलर है 2 पार्ट, तो 2 ये हो जाएगा 8j कैप। ठीक है भाई, अब बोला है तीसरा वाला 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, तीसरे वाले का मास रख लेते हैं m, ठीक है, और इसकी स्पीड रख देते हैं 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 = 12i प्लस 16j एंड ये हो जाएगा प्लस 4m। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये 4m उस साइड आ जाएगा, तो ये -4m कर देते हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारे पास 12i
प्लस 16J। देखो क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, पहले मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं इसका, ठीक है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड मास विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग, कौन सा, राइट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड अपॉन -4। तो कर देते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ 12I प्लस 16J होल डिवाइडेड बाई 4, -4 कर देते हैं, ठीक है भाई। तो जब डिवाइड करके इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि नेगेटिव मास तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, पूरे का ही मैग्नीट्यूड कर देते हैं हम। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 3I और माइनस का 3I प्लस 4J माइनस का, ठीक है ना। तो इसको भी माइनस कर देते हैं, माइनस, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड मास का कितना आ जाएगा यहाँ पे, √9 प्लस 16। सो ये आ गया हमारे पास कितना हो जाएगा, √25, जो कि है 5 kg, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि मास का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे सर, मास तो खुद एक स्केलर क्वांटिटी। देखो मैं फिर से एक रिपीट कर देता हूं, जो राइट हैंड साइड क्वांटिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ये जो मोमेंटम है आपका, आप चाहो तो इंडिविजुअली सॉल्व करके फिर ऐड कर दो, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं हम इंडिविजुअली सर, तो हम ये बोल देते हैं कि यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है हमारा 12I कैप और ये जो लिया गया है, ये एक मोमेंटम इधर है P1 और दूसरा मोमेंटम है इधर P2, ठीक है ना। तो इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकाल दो, ठीक है, और रिजल्टेंट निकाल के हमने वो क्लास में जो किया है वो मेथड कर सकते हैं, ठीक है ना, इक्वेट करके। बाकी ये भी करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास यहाँ पे इस सवाल का 5 kg है। बढ़े हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अ शेल ऑफ मास 200 ग्राम, एक शेल है 200 ग्राम का, तो ठीक है भाई, मास ऑफ द शेल कितना हो गया हमारे पास, 200 ग्राम। 200 ग्राम मतलब 0.2 kg, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट। फ्रॉम अ गन, गन का मास कितना दिया हुआ है, मास ऑफ द गन इज 4 kg, ठीक है भाई। बाय एन एक्सप्लोजन, ओके, दैट जनरेट्स कितना एनर्जी, ठीक है भाई, टोटल एनर्जी जो है हमारे पास वो कितना है, किलो जूल है, अच्छा, तो 1050 जूल्स कर देते हैं, ठीक है भाई। तो अब हमको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक, द टोटल मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। सो टोटल मोमेंटम क्या होगा यहाँ पे सर, पहले तो मास ऑफ द शेल, ठीक है, इनटू द वेलोसिटी ऑफ शेल विल बी इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है भाई। तो वेलोसिटी ऑफ गन को मैं स्मॉल v या vg लिख देता हूं, ठीक है भाई, ओके। अब उन्होंने क्या बोला है कि शेल की वेलोसिटी निकालनी है, तो इसको vs निकालना है हमको। तो ms कितना है, मास ऑफ द शेल 0.2 और vs इक्वल्स टू मास ऑफ गन 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है भाई। तो अब यहां से वेलोसिटी ऑफ गन हमको कितना मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गन मिल जाएगा 0.2 अपॉन 4 इंटू vs। पॉइंट उड़ा देते हैं, ये 0 आ गया, ये आ गया 1/20, ठीक है ना। तो अब मैं इसको 1/20 कर देता हूं, तो vs अपॉन 20 आ गया। ये आ गया हमारा रिलेशन गन की वेलोसिटी और शेल की वेलोसिटी में। अब टोटल एनर्जी जो होगी वो कंजर्व्ड रहती है। सो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा हमारे पास यहाँ पे सर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलेगी कि भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन विल बी इक्वल्स टू 1050, ये होना चाहिए जो गिवन है क्वेश्चन में। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम लगा देते हैं हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल। अब शेल का मास कितना होगा 0.2, तो ये हो जाएगा इंटू 0.2 इंटू वेलोसिटी ऑफ शेल। वेलोसिटी ऑफ शेल को हमको निकालना है सर, तो यहां पे हम vs लिख देते हैं, ठीक है, vs का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन हाफ मास ऑफ गन 4 एंड वेलोसिटी ऑफ गन, ये हो जाएगा vs का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर। क्लियर है भाई। जब इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे वेलोसिटी ऑफ गन में तो हाफ mv स्क्वायर होता है ना, तो vg स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमको 1050। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं। अब यहाँ पे vs का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 2 सो 2 अपॉन
ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 400 इक्वल्स टू 1050। ठीक है भाई, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा VS स्क्वायर इक्वल टू 40 + 2 होल डिवाइडेड बाई 400 इक्वल टू 1050। और वेलोसिटी ऑफ शेल कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1050 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 42। कैंसिल आउट करते हैं, चलो तो सबसे पहले हम 7 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 7 × 6 = 42। ठीक है भाई, 7 × 6 = 42 और 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, 150 आ गया यहाँ पे। अब कैंसिल कर देते हैं, 3 × 2 = और ये हो जाएगा 3 × 5 = और ये हो जाएगा 2 × 200 = ठीक है भाई। अब 200 × 50 ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 200 × 50 हो जाएगा हमारे पास 10,000। और वेलोसिटी ऑफ शेल कितना आ गया हमारे पास, 100 मीटर/सेकेंड। चेक करते हैं हमारा आंसर 100 मीटर/सेकेंड है या नहीं। तो बिल्कुल हमारा आंसर 100 मीटर/सेकेंड है, ऑप्शन ए। चलो भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बोल रहा है, A stationary particle explodes into two particles of mass m1 and m2 which moves in opposite direction with velocity v1 and v2. The ratio of their kinetic energy. ठीक है भाई, तो दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, m1 और m2। ये कहाँ से आए हैं, ये एक पार्टिकल के टूटने से आए हैं, ठीक है ना, एक्सप्लोजन वाला पार्ट है। तो ये जो टूटेगा यहाँ से, तो ये दो पार्ट बनेंगे, एक m1 मास है, एक m2 मास है। ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है। एक का वेलोसिटी v1 है, एक का वेलोसिटी v2 है। अब जब एक v1 प्लस ले रहे हैं तो दूसरा क्या होगा, माइनस। ठीक है ना भाई। और इनिशियली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से जब टूटा उससे पहले उसका मोमेंटम कितना था। सो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोल सकते हैं हम कि सर इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए तो इनिशियल मोमेंटम सर वो तो रेस्ट पे था, कुछ बोला ही नहीं गया। ठीक है, पीएफ क्या हो जाएगा, m1 v1 और माइनस m2 v2। सर माइनस क्यों, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाइड है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी हमको डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। m2 v2 किसके बराबर आ गया, m1 v1 के। ठीक है भाई, तो मतलब सीधी सी बात है, क्या चीज बराबर हो गई, फाइनल और इनिशियल मोमेंटम। ओके भाई, मोमेंटम अगर बराबर है तो उनका रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो अगर किसी भी दो सिस्टम का मोमेंटम P2 = P1 है तो हमने एक रिलेशन पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा हमारे पास सर, p² / 2m1। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल p2² / 2m2, मेरे हिसाब से यहां भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2। ठीक है भाई, तो जब डिवाइड करेंगे तो यहां पे देखो P1 और P2 लिख देता हूं, p1² अपॉन 2m1 होल डिवाइडेड बाई p2² अपॉन 2m2। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब P1 और P2 हमने इक्वल प्रूफ कर दिए हैं और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा m2 अपॉन m1, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, m2 अपॉन m1 इज ऑप्शन सी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई दो पार्टिकल्स हैं, two equal masses m1 and m2 moving along the same straight line with velocities +3 meter/second and -5 meter/second respectively collide elastically। चलो इलास्टिक कोलिजन है, their velocity after collision will be how much। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं। ठीक है ना, पहला आप चाहो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के इक्वेशन सॉल्व कर लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के इक्वेशन सॉल्व करके फिर निकाल सकते हो। या कुछ लोग कहेंगे सर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 का फॉर्मूला है, हम वैसे लगा सकते हो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई बोलेगा हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को E = 1 रख देते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं कि भाई जो हमारा
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगा के वैसे कर लो, ठीक है। लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पढ़ा है। क्या पढ़ा है डायरेक्ट कॉन्सेप्ट? कि भाई अगर हमारे पास कोई भी दो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, m1 और m2, और इनकी स्पीड दी हुई है और कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है, अगर कोलिजन इलास्टिक कोलिजन और मासेस बराबर है तो हमको पता है कि वेलोसिटीज जो है वो क्या हो जाएंगी, हमने प्रूफ किया है, वो एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। तो पहला वाला पार्टिकल जो है जिसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है वो, और इसकी -5 है, तो ये दोनों एक्सचेंज होके ये -5 और 3 हो जाएगी, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे की। थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या फर्क है बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। बी जो है उसमें ये बोल रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम है, ना 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 ना, पूरा का पूरा वेलोसिटी ही चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका।